बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू द हेमेटोलॉजी। हम लेक्चर वाइज इनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर है कि हेमेटोलॉजी बेसिकली क्या है। हम उसकी इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, उसके ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। सो हेमेटोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब है हाइमा और हीम। और ग्रीक में हमारे पास इसको जब हमारे पास यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है ब्लड। तो हमारे पास ब्लड जो है, हमारे पास बेसिकली हेमेटोलॉजी जो टर्म है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड हाइमा या हीम से डिराइव की गई है, जिसका मतलब है ब्लड। इस हेमेटोलॉजी को हमेशा अक्सर जो है दो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं। जो स्पेलिंग है इसके दोनों होते हैं। एक में हमारे पास HEMATOLOGY यूज किया जाता है, जबकि दूसरे में हाइमा जो है हमारे पास, और पहला जो है वो हीम से डिराइव किया गया। दैट इज व्हाई इट इज हेमेटोलॉजी। Basically, hematology is a branch of medicine that concerned with the study of cases, prognosis, treatment, and prevention of diseases related to the blood. क्योंकि हेमेटोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें हम टोटली डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास ब्लड को। तो हमारे पास ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आया उसके जो है ब्लड में कोई डिजीज है तो उसके काजेस क्या हैं, उसके प्रोग्नोसिस क्या हो सकती हैं, उन डिजीजेस की हमारे पास ट्रीटमेंट्स क्या हैं, और उन डिजीज से बचने के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी प्रिवेंशन हैं जो हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारे पास वो डिजीजेस ना हो। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स एंड ब्लड डिजीजेस। हमारे पास ना सिर्फ हम डिजीजेस से रिलेटेड है हमारे पास हेमेटोलॉजी, बल्कि हेमेटोलॉजी में हमारे पास के ब्लड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, हाउ द ब्लड इज बीइंग फॉर्म्ड। दूसरी चीज, हमारे पास इस ब्लड की फॉर्मेशन में हमारे पास जो ऑर्गन्स मौजूद हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और हमारे पास कौन से ऐसे फेजेस हैं जहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। हम इन सारी चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड हमारे पास जितनी भी ब्लड डिजीजेस हैं हम उन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि आया हमारे पास वो ब्लड डिजीजेस कौन सी हैं। जैसे कि हमारे पास ल्यूकेमिया है, उसके अलावा अदर जो है हमारे पास डिजीज आ जाती हैं, लाइक एनीमिया आ जाता है। तो ये सारी डिजीजेस क्या हैं, इनको हमारे पास प्रोग्नोसिस इनकी कैसे की जाती है, मीन डायग्नोसिस किस तरह से होगी, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, और इनकी प्रिवेंशन कैसे होंगी। अब अगर हम देखते हैं तो हेमेटोलॉजी डील्स विद द फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड। हमारे पास पैथोलॉजी के साथ डील कर रही है। फिजियोलॉजी मीन उसकी किस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरह से हमारे पास उसकी एनाटॉमी है, उसकी फिजियोलॉजी है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके बाद उसकी एटियोलॉजी के साथ डील कर रही है। दैट इज द इन्वेस्टिगेशन और एट्रीब्यूट्स ऑफ द काज और रीजन फॉर समथिंग, कि उसके अंदर ऐसी ये प्रोसेसेस क्यों हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑक्सीजन की ट्रांसफर हो रही है वो क्यों हो रही है और किस तरह से हो रही है, ये सारी हमारे पास एटियोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कोई भी डिजीज है तो वो हमारे पास क्यों हो रही है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो ये तीन हमारे पास हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, 3 Ws इनको कहा जाता है कि ये क्यों हो रहा है, कि डायग्नोसिस क्या है, किस तरह से है, क्यों है और किस तरह से की जाती है। और सेम एज इट इज विद ट्रीटमेंट, की हमारे पास ट्रीटमेंट क्यों है, किस तरह से और कैसे की जाएगी। तो हमारे पास ये सारी चीजें जो है हमारे पास, इनके साथ हमारे पास डील कौन कर रहा है, हमारी जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन है दैट इज हेमेटोलॉजी। अगर हम बात करते हैं तो हेमेटोलॉजी क्योंकि एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन आ जाती है तो इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया इनटू 5 मेजर ब्रांचेस। सबसे पहले है हीमोग्लोबिनोपैथी, दूसरा है हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, तीसरा एनीमिया, चौथा कोगुलोपैथी एंड फिफ्थ वन इज इम्यूनोहेमेटोलॉजी। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी की, तो हीमोग्लोबिनोपैथी जो है वो कंसर्न करती है विद द फंक्शन एंड एबनॉर्मेलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। क्योंकि हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो वर्ड है हीम, ये हमारे पास डिराइव हुआ है हमारे पास HBr हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इट इज प्रेजेंट इन द RBCs, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास कहाँ मौजूद है, आरबीसीज के अंदर। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है हमारे पास पूरी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की ट्रांसफ्यूजन करना। अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो हमारे पास आरबीसीज कभी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी हमारे पास बॉडी सेल को। सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे पास जो जितनी भी हमारे पास ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही है वो पॉसिबल है। अब अगर हमारे पास इसके फंक्शंस को देखा जाए कि ये हमारे पास किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, तो वो भी हम जो है हीमोग्लोबिनोपैथी में डिस्कस करते हैं। और अगर क्या हमारे पास इसके अंदर कोई भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो हम उसको भी हमारे पास हीमोग्लोबिनोपैथी में ही डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी केसेस आएंगे, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की चेन्स के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है, हीमोग्लोबिन के फंक्शन में कोई डिफरेंस आ रहा है, वो जेनेटिक है या फिर वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है, या वो चेंज आती है, या वो एबनॉर्मेलिटी होती है, तो वो सारी जो है हमारे पास जो ब्रांच ऑफ हेमेटोलॉजी को डील करेगी वो है हीमोग्लोबिनोपैथी। अब अगर हम बात करते हैं, इट इज द मेडिकल टर्म फॉर द ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स। इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर्स की बात अगर हम करें तो वो भी हमारे पास ये एक ऐसी मेडिकल टर्म है जो ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर उन डिजीजेस को दैट अफेक्ट द रेड ब्लड सेल्स स्पेसिफिकली, ठीक है।
इट कैन बी अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये जेनेटिक इफेक्ट्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ग्लोबिन चेन बन जाए। तो इसको भी हम हीमोग्लोबिनोपैथी में ही डिस्कस करेंगे। अगर हम हीमोग्लोबिनोपैथी की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ केसेस। एक क्वालिटेटिव केसेस आ जा सकते हैं और दूसरा हमारे पास क्वांटिटेटिव। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्वालिटेटिव की बात निकलती है हमारे पास क्वालिटी से, ठीक है। हमारे पास क्वालिटेटिव है वर्ड क्वालिटी से निकला हुआ, जबकि क्वांटिटेटिव हमारे पास निकला है क्वांटिटी से। क्वांटिटी क्या है जी? हमारे पास नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। और हमारे पास क्वालिटेटिव मीन हमारे पास कि वो हमारे पास कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की, तो हमारे पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन उसमें आ जाए तो हमारे पास हीमोग्लोबिनोपैथी की जो आगे हमारे पास सब ब्रांच आ जाती है, दैट इज क्वालिटेटिव हमारे पास उसमें आ जाए। कैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगल पॉइंट म्यूटेशन जब भी होगी हमारे पास किसी भी हीमोग्लोबिन चेन के अंदर, तो हमारे पास क्या है, उसकी वजह से हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। फॉर मींस यहाँ पे बताने का ये, यहाँ पे क्वांटिटी मीन लार्ज नंबर की जरूरत नहीं पड़ी हमें, सिर्फ सिंगल हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हुआ है, जिसमें हमारे पास ग्लूटामेट जो है वो वेलिन में अगर कन्वर्ट हो जाए तो हमारे पास जो है HbS की हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, HbA होता है, ठीक है। और हमारे पास अगर किसके अंदर हमारे पास सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी वजह से हमारे पास अमाइनो एसिड के चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारे पास HbA भी हो सकता है हीमोग्लोबिन, जिसको हमारे पास सिकल सेल एनीमिया HbC और HbSC भी हमारे पास, दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की डिजीजेस काज हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो हमारे पास क्या है कि थैलेसीमिया इस केस में हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल आ जाती है। और इस केस में क्या होता है, पॉइंट और डिलीशन म्यूटेशन होता है। डिलीशन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रेचेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का वो चेंज हो रहा होता है, और हमारे पास यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है, मीन किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारे पास क्या हुआ है, चेंज आई है। मगर इस सारे केस में अगर हम देखें तो बात क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मीन कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट और डिलीशन म्यूटेशन हमें चाहिए होंगी, तब ही जाके हमारे पास जो केसेस बनते हैं वो बीटा थैलेसीमिया या फिर अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है। याद रखिएगा कि जब भी क्वालिटेटिव चेंज आएगी तो उस केस में हमारे पास बीटा थैलेसीमिया या अल्फा थैलेसीमिया के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। वहां पे हमारे पास जो है ज्यादातर HbS और HbC HbSC के केसेस ज्यादा आ रहे होते हैं। मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है जी कि आपके पास क्वालिटेटिव जो चेंजेस होती हैं आपके न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस में, वो हमारे पास थैलेसीमिया काज नहीं कर सकती, दे कैन काज। और इस सारी चीजों को हम देखते हैं कि जब भी क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे आपके हीमोग्लोबिन के अंदर या फिर क्वांटिटेटिव चेंजेस आएंगे आपके हीमोग्लोबिन के अंदर, तो उसको हमारे पास जो ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो हेमाटोलॉजी डील करेगी वो हमारे पास हीमोग्लोबिनोपैथीज होती है। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज। हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो इट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड रिलेटेड कैंसर्स। आपके ब्लड से रिलेटेड काफी सारे कैंसर्स होते हैं जिनको ये हमारे पास डील कर रही होती है। वर्ड मैलिग्नेंसी से ही हमें ये चीज पता चल जाती है कि ये किसको डील कर रही है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मैलिग्नेंसी की, तो हमारे पास क्या होता है, मैलिग्नेंसी को हमें थोड़ा सा समझना होगा। और इस चीज को हम समझ सकते हैं इस तरह से कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास कहीं पे भी हमारे पास अगर के हमारे पास कोई सेल हैं, ठीक है, ये 3-4 सेल्स हैं और ये एक मैं सेल मार्क कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या हुआ है, एबनॉर्मल कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन हुआ है। जब भी एबनॉर्मल कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन होगा तो ये सेल जो है हमारे पास अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब जब भी ये हमारे पास अनकंट्रोल डिवीजन करेगा तो ये क्या करेगा, एक मास ऑफ द सेल क्रिएट करेगा, ठीक है। इस मास ऑफ द सेल को हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ T से। जब भी ये ट्यूमर क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, तो इसको हम इनसाइट्यू ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइट्यू बोलते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास जब भी हमारे पास ट्यूमरोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो हमारे पास क्या करते हैं, जितने भी ट्यूमर सेल्स होते हैं वो एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, और ये ब्लड वेसल्स हमारे पास इसको सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास ये सेल्स इस वजह से एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस करवाते हैं ताकि हमारे पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ हमारे पास
न्यूट्रिएंट्स होंगे उतना ज़्यादा हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम डिवाइड कर सकेंगे। उसके बाद क्या होता है, इस एंजियोजेनेसिस की वजह से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स यहाँ प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं, और वहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं उनको मज़ीद जो है हमारे पास जो है फैलने का मौका नहीं मिल रहा होता, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो चुकी होती है ट्यूमर की वजह से। मीन वो हमारे पास जो मास ऑफ द सेल्स बना है वहाँ पे मज़ीद हमारे पास स्पेस नहीं है कि वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। तो वो क्या करता है, इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करता है, मूव करता है टूवर्ड्स अदर बॉडी पार्ट्स। जब ये अदर बॉडी पार्ट्स की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास कहाँ पाया जाता है, ब्लड स्ट्रीम्स में। इस टाइप पे जब हमारे पास आपके ट्यूमर सेल आपके ब्लड स्ट्रीम्स में पाए जाएं तो उस पॉइंट पे हम इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, और ट्यूमर को हम बोलते हैं जी कि ये हो चुका है इन्वेसिव, मीन ये अब फैल चुका है। और जो हमारे पास कंडीशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस बोलेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैलिग्नेंसी की, तो हमारे पास जब भी मेटास्टेसिस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंसी बोलेंगे। ठीक है, कि ये अब मैलिग्नेंट हो चुका है, ये ट्यूमर ये हमारे पास फैल चुका है। और जब भी हमारे पास जो ब्लड रिलेटेड कैंसर्स होते हैं वो हमारे पास मैलिग्नेंट होते हैं हमेशा, और वो हमारे पास क्या है, फैल रहे होते हैं। अब क्या है, दीज आर द कैंसर दैट बिगिन एंड आर सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज अफेक्टेड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि ये हमारे पास कैंसर जितने भी हैं ये अकॉर्डिंग टू सेल टाइप चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लिम्फोब्लास्टिक और लिम्फोसिटिक मैलिग्नेंसीज, ठीक है, तो ये मैलिग्नेंसीज क्या होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स की होती हैं, सच एज टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स में पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि हम दूसरी होती हैं माइलोजेनेसिस और माइलाइड मैलिग्नेंसीज, जिसमें हमारे पास क्या होती है कि आपके प्रिकर्सर सेल्स जो होते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स के प्रिकर्सर्स हो सकते हैं, प्लेटलेट्स के प्रिकर्सर्स हो सकते हैं, या व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रिकर्सर्स हो सकते हैं सच एज ग्रेनुलोसाइट्स। इनके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है जी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू होती है और वो मैलिग्नेंट होना स्टार्ट होते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये हमारे पास मैलिग्नेंसीज कैसे होंगी। तो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं बोन मेरो की, ठीक है, तो हमारे पास अगर क्या हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, बोन मेरो है। मीन ये हमारे पास बोन है और इसके अंदर क्या है, बोन मेरो है। मगर याद रखिएगा कि आपके बोन मेरो के अंदर जो रेड बोन मेरो होता है, ठीक है, आरबीएम में इसको शो करूं, रेड बोन मेरो है, सिर्फ उससे हमारे पास सेल्स बन सकते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल्स आपके पास क्या होते हैं, सबसे पहले एक प्रिकर्सर सेल्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है। ये हमारे पास स्टेम सेल है। स्टेम सेल सबसे पहले प्रिकर्सर सेल में डिवाइड होता है, और ये प्रिकर्सर सेल जो है हमारे पास क्या है, फर्दर डिवाइड होंगे जी, आपके पास रेड ब्लड सेल्स में जाकर कन्वर्ट हो सकते हैं, ये हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये हमारे पास प्लेटलेट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अब अगर क्या हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं प्रिकर्सर सेल्स, तो इसके अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे जो डीएनए है उसके अंदर वेरियस नंबर ऑफ चेंजेस आ गए और उसकी अनकंट्रोल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, और हमारे पास इस प्रिकर्सर सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, तो सच के इस इन सच केस हम जो है जो टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी होगी उसको हम माइलाइड बोलेंगे। ठीक है जी, कि हमारे पास क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्रिकर्सर सेल के अंदर हमारे पास चेंजेस आई हैं, वहां पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना शुरू हुई और वो मैलिग्नेंट हो गया, मीन अब वो फैलना शुरू हो गया। और अगर कि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के अंदर ये चीज आ रही है कि उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लिम्फोब्लास्टिक और लिम्फोसिटिक हम उसको बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हमारे पास हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज आ जाती हैं, जो हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं कि मैलिग्नेंट स्टेम सेल था, उससे हमारे पास मैलिग्नेंट प्रोजेनेटर सेल जिसको हम बोलते हैं प्रिकर्सर सेल हम उसको बोला है, और फिर मैलिग्नेंट क्लोन सेल्स हुए, और फिर इन्होंने हमारे पास आगे फर्दर डिवीजन स्टार्ट किया। अब ये हमारे पास ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारे पास इसको हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जब भी हमारे पास एबनॉर्मल प्लेटलेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे जी, या वो मैग्नेंट हो चुके हैं, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटीमिया। ठीक है, इसको ईटी से भी हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स अगर आपके पास एबनॉर्मल होना मीन उनके अंदर मैलिग्नेंसी आना स्टार्ट हो गई है, तो हमारे पास पॉलीसाइथेमिया वेरा इसको हम नाम देते हैं। और अगर हम बात करें कोलेजन रेटिक्यूलिन फाइबर्स के अंदर हमारे पास मीन फिब्रोसिस के अंदर हमारे पास इस तरह से केस आना स्टार्ट हो गया है, तो हमारे पास इसको माइलोफिब्रोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इमेच्योर ब्लड सेल सिंपल आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और ये हमारे पास इमेच्योर ब्लड सेल ज्यादातर हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो हमारे पास इनको हम क्या बोलते हैं, माइलो डिप्लास्टिक सिंड्रोम हम इसको बोलते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं, वो इमेच्योर हो सकते हैं। वो नॉर्मली हमारे पास जब भी उनको हमारे पास वो प्रिकर्सर स्टेज से वो डिवाइड होकर हमारे पास स्पेसिफिक सेल्स बनते हैं, उसके बाद उनकी एक फेज आती है जिसको हम
मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। तो ये बेसिकली मैच्योर ओपनिंग हो रहे होते हैं। और उसके बाद फाइनली हम बोलते हैं एक्यूट माइलोजेनेसिस ल्यूकेमिया, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिकली हमारे पास इमेच्योर व्हाइट ब्लड सेल्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैलिग्नेंसीज आती हैं जिनके साथ हमारे पास हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज डील कर रही होती हैं। नेक्स्ट जो है स्पेसिफिकली हमारे पास सब टाइप भी कहलाई जाती है, और हमारे पास मेन टाइप ऑफ बी हमारे पास ब्रांच बी हमारे पास हेमेटोलॉजी कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। अब इट इज कंसर्न विद द लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड ड्यू टू लेक ऑफ आयरन। ठीक है, इसकी डिफरेंट अदर हो सकती हैं, कैसे काजेस भी हो सकते हैं। इसको हम इसकी वजह से जो डिजीजेस काज होती हैं उसको थैलेसीमिया भी आ सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी आ सकता है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ एनीमिया की, तो हमारे पास क्या, अगर वो जेनेटिक हो तो उसमें HbA जो नॉर्मल हमारे पास हीमोग्लोबिन चेन होती है उसके अंदर एक अमीनो एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामेट। तो वो कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट म्यूटेशन वेलिन में, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। तो उसमें हमने क्या कहा था जी, हमारे पास क्वालिटेटिव चेंज आएगी, यहाँ पे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होगी, और उसकी वजह से हमारे पास जो डिजीज का होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। और इस वजह से जितने भी सेल्स होते हैं वो सिकल शेप्ड हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आ जाती है दैट इज कॉगुलोपैथी। तो कॉगुलोपैथी के अगर हम देखते हैं अंदर, तो हमारे पास इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। कॉगुलोपैथी हमारे पास वर्ड हमारे पास अगर इसको सुना जाए तो इससे हमारे पास कॉगुलेशन से निकला है। ठीक है, कॉगुलेशन का मतलब क्या है जी, हमारे पास कि हमारे पास ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना, किसी तरह से हमारे पास उसका ब्लीडिंग को स्टॉप हो जाना। तो ये हमारे पास कंसर्न करती है जी डायरेक्टली विद द क्लॉटिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ, कि हमारे पास ब्लड को किस तरह से क्लॉट किया जाएगा और हमारे पास एक्सेसिव ब्लीडिंग को कैसे रोका जाएगा। तो ये हमारे पास जिसकी जितनी भी स्टडी है उसको हम कहाँ किसके थ्रू हमारे पास, किस ब्रांच के थ्रू हमारे पास स्टडी करेंगे, कॉगुलोपैथी के थ्रू स्टडी करेंगे। वील लेटर ऑन स्टडी कि हमारे पास ये किस तरह से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो हम फर्दर आगे लेक्चर्स में इसको देखेंगे। It is a condition in which the blood ability to coagulate from the clot is impaired. इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का एक प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल आपको कट कहीं पे लगा है और वहां फौरी तौर पे आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स और बाकी चीजों ने काम करना स्टार्ट किया और फौरी तौर पे एक क्लॉट की फॉर्मेशन हुई। क्लॉट क्या है, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, और उसके अंदर अगर इंपेयरमेंट आ जाए कि आपका ब्लड जो है वो कहीं से आपको जो है वुंड इंजरी होगी और वो अब क्लॉट नहीं हो रहा, तो इस सच कंडीशन को हम क्या कहेंगे जी, हमारे पास जो डील करेगी इस कंडीशन के केस में हमारे पास जो ब्रांच उसको हम कॉगुलोपैथी करेंगे। ठीक है, और हमारे पास इन दिस कंडीशन कैन काज अ टेंडेंसी टुवर्ड द प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव ब्लीडिंग, और इसकी वजह से आपके पास क्या है, ज्यादा भी ब्लीडिंग हो सकती है, प्रोलॉन्ग काफी टाइम तक ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, और इसको इसी वजह से हम ब्लीडिंग डायथेसिस बोलते हैं। ठीक है, विच में अकर स्पॉन्टेनियसली आर फॉलोइंग इन इंजरी आर मेडिकल आर डेंटल प्रोसेस। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास लाजमी नहीं है जो लोग इम्पेयर्ड ऑफ क्लॉटिंग कॉगुलेशन हो, ठीक है, जिनके अंदर ये इम्पेयरमेंट आ चुकी हो, उनके लिए लाजमी नहीं है कि उनका कोई भी हमारे पास जो है किसी भी तरह से इंजरी हो। वो हमारे पास सम टाइम क्या हो सकता है, उनको इंटरनल ब्लीडिंग कभी स्टार्ट हो जाती है, उनके जो है नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है, उनके मुंह से खून आना स्टार्ट हो जाता है, और ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। इसलिए इसमें लाजमी नहीं है कि आपको कोई भी मेडिकल आर एबनॉर्मल इंजरी हो। ठीक है, फाइनली हमारे पास जो आ जाती है ब्रांच, फिफ्थ ब्रांच ऑफ हेमेटोलॉजी, वो है हमारे पास इम्यूनो हेमेटोलॉजी। इम्यूनो हेमेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ हेमेटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विच स्टडी इम्यूनोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द ब्लड। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो ब्लड है उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिकली डिफरेंट टाइप्स आगे पाई जाती हैं, और वो डिफरेंट टाइप्स क्या हैं जी, कि आपको न्यूट्रोफिल्स भी हैं, सिंपली अगर ब्रॉडर वे में हम उसको भी बोलूं कि ग्रेनुलोसाइट्स हैं और एग्रेनुलोसाइट्स हैं। ठीक है, और हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो सेल्स हैं जिनमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आ जाते हैं। ठीक है, और एग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास टी और बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इम्यूनोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर होते हैं। ये डिफरेंट आपकी स्टेजेस ऑफ द इम्यून सिस्टम में हमारे पास आपको वर्क कर होते हैं, आपकी डिफरेंट पैथोलॉजिकल स्टेजेस पे वर्क कर रहे होते हैं। तो ये सारे किस तरह से काम कर रहे हैं, ये क्या है और किस तरह से बिहेव करेंगे, तो ये सारी जितनी भी स्टडी है हम कहाँ पे कर रहे हैं जी, इम्यूनो हेमेटोलॉजी के अंदर कर रहे हैं। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। आपके पास एक स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें आपके बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, आपके पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये भी एंटीबॉडीज जो हैं जागे जाती हैं और स्पेसिफिकली रिएक्ट करती हैं विद द एंटीजन्स। तो ये सारी स्टडी के आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किस तरह से होगा, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, हमारे पास किस तरह की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। जैसे हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं हमारे पास आईजीजी पाए जाते हैं, आईजीजी पाई जाती है, आईजीएम पाई जाती है, आईजीए पाई जाती है, आईजीई पाई जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं, उनको स्टडी किया जाता है कि वो किस तरह से हैं, किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर, किस तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं और वो किस तरह से बिहेव करती हैं।
तो ये सारी स्टडी हम जो है इम्यूनोहेमेटोलॉजी में करते हैं। और हमारे पास इसमें हम देखेंगे जी पैथोजेनेसिस क्या है, रिलेटेड टू पैथोजेनेसिस कौन सी डिजीज में कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर्स। और इसके साथ ही हम ब्लड डिसऑर्डर्स को भी देखेंगे जी कि हमारे पास इस ब्रांच में कि हमारे पास क्या होता है कि ब्लड डिसऑर्डर्स के साथ किस तरह से डील करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।